तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मोलर मास के बारे में पढ़े थे और शायद अब तक आपको सारे एलिमेंट का नाम याद हो गया होगा 1 से लेकर 20 तक, और उसका एटॉमिक नंबर भी आपको याद होगा। जब एटॉमिक नंबर याद हो जाता है तो हमें मोलर मास याद करने में आसानी होता है, क्योंकि कुछ कुछ का ही केवल जो मोलर मास होता है वो अलग होता है एटॉमिक मास। तो अगर अभी तक आपको याद नहीं हुआ है तो आप याद कर लेंगे। और अब हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री का बेसिक पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, कार्बन एटम है, नाइट्रोजन एटम है। तो ये जो वर्ड है एटम, एटम जब वर्ड है तो एटम जब हम सुनते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो एटम जैसी वर्ड आएगा दैट मीन्स सिंगल एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है यदि वो सिंगल है तो उसको क्या बोलेंगे? एटम। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन गैस, तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस बोलते हैं दैट मीन्स कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन नेचर में किस रूप में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस बोलेंगे तो यहाँ पे H2 हो जाएगा, क्योंकि नेचर में जो हाइड्रोजन गैस है वो H2 के फॉर्म में रहता है। वैसे ही अगर हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस जैसी बोलेंगे दैट मीन्स यहाँ पे O2 होगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन में क्या है? एक हाइड्रोजन एंड एक और हाइड्रोजन। तो ये जो सिंगल हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटम। ये आपका एटम है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये भी क्या है? आपका एटम। सिंगल एलिमेंट को हम लोग एटम बोलते हैं। अब जैसे ये एटम अपने टाइप का एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो आपका बनाता है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये जो है H2, ये H2 जो है यहाँ पे बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है H2 का। इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसको बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्राइंग में अगर हम लोग देखेंगे तो इस ड्राइंग में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है और ओजोन है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये एटम है या मॉलिक्यूल? तो यहाँ पे मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाया है। यहाँ पे यहाँ पे ओजोन लिखा हुआ है दैट मीन्स O3। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। और इसमें अगर पूछेंगे कि इसमें एटम कितना है, तो एटम का नंबर कितना है? तो 3। इसमें 3 एटम है। उसी तरह से इस ऑक्सीजन में अगर पूछा जाए कि इसमें एटम कितना है, तो यहाँ पे कितना बोलेंगे? 2। इसमें 2 एटम है। उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है, कार्बन एटम लिखा हुआ है, नाइट्रोजन एटम लिखा हुआ है। तो इसका एक एटम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन हुआ तो यहाँ पे क्या बनाया है? मॉलिक्यूल। तो ये जो है ये 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको H2O दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए H2O। तो ये जो H2O है, तो अगर डिफरेंट एटम होगा, यदि डिफरेंट एटम कंबाइन होगा, यदि डिफरेंट एटम कंबाइन करेगा तो वो क्या बनाएगा? कंपाउंड।
वो आपका कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे जो वाटर है 1H2O, ये क्या है? कंपाउंड है। तो इसको अगर हम चाहेंगे मॉलिक्यूल बोलने के लिए तो बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या H2O। तो कंपाउंड को भी हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एटम कितना है, ये जो वाटर है H2O, इसमें यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एटम कितना है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, तो कितना हो गया? टोटल 3। तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 1 हो गया, दैट मीन 3 इसमें एटम है। यहाँ पे देखिए एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन साइज एंड मास। तो जो एटम होता है उसके मास और साइज अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का साइज छोटा है, उससे बड़ा साइज यहाँ पे कार्बन का है, सोडियम, क्लोरीन, यहाँ पे देखिए साइज जो है बढ़ते जा रहा है। तो एटम का साइज भी बढ़ता है और उसी के आधार पे क्या होता है? मास, एटॉमिक मास। साइज बढ़ रहा है तो मास भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम किसी का भी एटम निकाल सकते हैं। और भी हम देखते हैं एटम निकालकर। तो एक हम सेपरेट पेज लेंगे, या फिर अगर इसमें हो जाएगा तो इसी में कर लेंगे। यहाँ पे आपका H2O है। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है HCl, यहाँ पे HCl दिया हुआ है, यहाँ पे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मान लीजिए पेंटेन दिया हुआ है C5H10। तो यहाँ पे पेंटेन में क्या होगा? H2L, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है आप पढ़े होंगे कार्बनिक कंपाउंड में, जो क्लास 10 का था। तो यहाँ पे CnH2n+2 ये होता है आपका अल्केन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे पेंटेन है तो इसका यहाँ पे C5H12 हो जाएगा। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एटम कितना है, तो आप जल्दी से बताइए इसमें एटम कितना होगा। तो देखिए हाइड्रोजन क्या है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। तो कितना एटम हो गया? 2 एटम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें मॉलिक्यूल कितना है, तो चलिए एटम और मॉलिक्यूल दोनों लिख लेते हैं। यहाँ पे एटम है, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एटम निकल गया HCl का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कितना है? तो देखिए मैग्नीशियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? तो यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन में भी, तो 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2, तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया आपका 5। अब यहाँ पे हम पेंटेन का बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ इसका एटम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 तो कार्बन का हो गया और हाइड्रोजन का 12, तो टोटल एटम कितना हो गया? तो 12 5 17, इसका एटम टोटल 17 हो गया। अब अगर मॉलिक्यूल पूछेंगे तो देखिए HCl में कितना मॉलिक्यूल है? तो यहाँ पे मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल है, जो आगे वाला होता है वही है। तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कितना मॉलिक्यूल है? तो 1 मॉलिक्यूल है। पेंटेन का कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल। अब यहीं पे यदि हम मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे कलर को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखिए यदि हम HCl में यदि हम लिख देते हैं 2, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 3 और यहाँ पे पेंटेन में यहाँ पे आगे 5। अब देखिए अब इसका एटम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे HCl में कितना एटम था? 2, तो यहाँ पे अब एटम जो हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा।
3 बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पे 5 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 पेंटेन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एटम 17 इंटू 5। अब देखिए अब मॉलिक्यूल का यहाँ पे संख्या बढ़ गया है। तो देखिए पहले था 1 अब यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है आपका बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है HCl का कितना है 2 मॉलिक्यूल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका कितना मॉलिक्यूल है 3 और यहाँ पे पेंटेन जो है इसका मॉलिक्यूल कितना है 5। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि एटम और मॉलिक्यूल क्या है और कंपाउंड जो है उसका मतलब भी क्या है। तो ये आपका अब क्लियर हो गया होगा। अगर 9th में अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे फिर भी यहाँ पे आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लास 9th में मैटर के बारे में था। तो देखिए इस सब के बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जिक्र किया गया है। जो मैटर है 2 तरह का होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब यहाँ पे प्योर सब्सटेंस में हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब ऐसी जनरल फीचर है, ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए ये। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन है। अब अगर इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाटर है। तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है वाटर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे अमोनिया है तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ एमाइन भी इसको बोलते हैं, अमोनिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2 तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यहाँ पे वाटर है। तो यहाँ पे डिफरेंट एटम से ये बना हुआ है। तो ये सब क्या है कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिए जो मिक्सचर हम लोग पढ़ते हैं, मिक्सचर में हम लोग 2 टाइप का मिक्सचर पढ़ते हैं। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो यहाँ पे देखिए होमोजेनस मिक्सचर में आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे जो अलग अलग पार्टिकल होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब वहां पे उसका अमाउंट होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज बनाते हैं, मान लीजिए यदि आप सब्जी बना रहे हैं यहाँ पे, तो इस सब्जी में अगर आप 1 kg आलू को डालते हैं और 1 kg टमाटर को डालते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पोटैटो और यहाँ पे टोमेटो, तो ये क्या है यूनिफॉर्म है, 1-1 kg ही डाले हैं तो ये क्या बनेगा होमोजेनस मिक्सचर। अब इसी का अमाउंट यदि हम जैसे तैसे ले लेंगे बहुत सारे चीज का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। इसके बाद कंपाउंड और मिक्सचर ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे जो एटम हम लोग पढ़े हैं, तो एटम जब कंपाउंड बनाता है और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या बनाएगा CO2। तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन का यहाँ पे जो मास है, जैसे यहाँ पे कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है, तो मोलर मास निकालना होगा। तो यहाँ पे 8 यहाँ पे हो जाता है 16 इंटू 2 तो 32। अब यहाँ पे 32 हो गया और यहाँ पे 12 हो गया तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल यहाँ पे 44 ग्राम। अब जैसे यहाँ पे इधर जो हम लोग रिएक्टेंट में लिए हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और इधर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट।
ये क्लास 10 का ही है, पहला चैप्टर का। वहां पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन से रिलेटेड थोड़ा सा बताया गया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका जब हम लोग मास निकालेंगे, मोलर मास, तो यहाँ पे देखिए, इस कार्बन का कितना हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का यहाँ पे 32। तो इधर भी कितना आ गया 44 ग्राम। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में भी 44 ग्राम था और प्रोडक्ट साइड में भी 44 ग्राम था। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीथेन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। जब मीथेन का हम लोग निकाले तो यहाँ पे कितना है 16 ग्राम और ऑक्सीजन का निकाले तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसका जब मोलर मास हम लोग निकाले तो टोटल का आता है 80 ग्राम। और जब मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्योंकि ये चीज आप पढ़े होंगे कंबसन में, क्लास 10 के कंबसन जो था उसमें आप पढ़े थे कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे और वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ गया 80 ग्राम। तो यहाँ पे भी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक लॉ बना, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। मास इज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखें और उसमें मास क्या मिला, कांस्टेंट मिला। रिएक्टेंट में जितना था उतना ही प्रोडक्ट में भी देखने को मिला। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही चीज है कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब हम लोग अगले लॉ पे चलते हैं। अगला जो लॉ है आपका लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ये आपका एटम और कंपाउंड के रेस्पेक्ट में है कि ये कैसे कंबाइन करते हैं। तो इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 1 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेते हैं हम लोग तो उसमें 72.7% ऑक्सीजन मिलेगा और 27.3% कार्बन, क्योंकि कार्बन क्या है 1 ही है और ऑक्सीजन क्या है 2 है, तो कार्बन का परसेंटेज कम होगा। और जब मास के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग यहाँ पे भी सेम वैसे ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द सेम रेशियो सेम कंपाउंड। अब अगला अगर हम लोग लेते हैं 1 ग्राम यहाँ पे था, अब यहाँ पे 16 ग्राम लेते हैं। तो जैसे 16 ग्राम लेंगे तो इसमें भी हम लोग का परसेंटेज जो होगा वो सेम देखने को मिलेगा। देखिए ऑक्सीजन का परसेंटेज और कार्बन का परसेंटेज सेम है पीछे वाले से। और जब मास का यहाँ पे जिक्र करेंगे तो मास तो यहाँ पे 16 ग्राम है। अब 16 ग्राम का 72% निकालेंगे तो 11.64 आएगा और 16 ग्राम का कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे। देखिए ऐसे निकलता है 16 ग्राम ऑफ, और इसका परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पे 16 ग्राम। तो देखिए इसका अगर परसेंटेज हमको निकालना है तो ऐसे करना होगा। तो 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है, तो देखिए कार्बन का मोलर मास कितना होता है मास, तो यहाँ पे 12 होता है, तो ऐसे लिखेंगे 12/16 और यहाँ पे इंटू 27.3%। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका 4.364 ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंट रेशियो डिफरेंट कंपाउंड।
दूसरा रेशियो तभी मिलेगा जब अलग कंपाउंड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, और पीछे वाले में हम एक कार्बन दो ऑक्सीजन देख रहे थे, तो उससे क्या है, डिफरेंट है ही, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग देखे थे वो देखे थे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और अब जो हम लोग कंपाउंड देख रहे हैं वो देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या है, दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। तो यहाँ पे जो दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, तो इसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सेम रेशियो, यहाँ पे सेम रेशियो देखने को मिला था। सेम अगर कंपाउंड है इसमें, अगर हम 2 ग्राम ले, 4 ग्राम ले, या फिर 18 ग्राम, कितना भी ले, तो उसका रेशियो हमें क्या देखने को मिलेगा, सेम, सेम रेशियो देखने को मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज सेम रहता है। लेकिन जैसे ही कंपेयर करेंगे अलग कंपाउंड से, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट रेशियो देखने को मिलेगा। इसका रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे अलग रेशियो देखने को मिलेगा, डिफरेंट रेशियो देखने को मिलेगा, क्योंकि कार्बन का यहाँ पे परसेंटेज अलग हो जाएगा, क्योंकि कार्बन एक है और ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, लगभग 50-50 का परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज देखने को मिलेगा। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इससे जो कंक्लूजन निकलेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन कहता है कि सोर्स कुछ भी हो, यहाँ पे लिख सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, सोर्स कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ए गिवन कंपाउंड, a given compound always contain same element, a given compound always contains same element। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था, फिर 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिए, तो वहाँ पे क्या है, सेम एलिमेंट है, सेम कंपाउंड है, और जब कंबाइन होगा तो ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट एंड कंबाइन टुगेदर in the same proportion by mass। अब ये शायद आपको यहाँ पे समझने में हो रहा होगा दिक्कत। देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे कुछ भी कंपाउंड हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसमें जो एलिमेंट होगा और उस एलिमेंट से जो कंपाउंड बनेगा वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन बाय मास में कन्वर्ट होगा। इसका कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिए, 16 ग्राम लिए, 18 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन का सेम परसेंटेज देखने को मिलेगा। कितना भी ग्राम का रहे, कार्बन ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए, यदि हम 1 बाल्टी पानी लेते हैं, मान लीजिए 1 बाल्टी वाटर ले लिए, और फिर हम 10 बाल्टी वाटर को ले लिए, तो दोनों में हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें भी 2 हाइड्रोजन था वाटर में और 1 ऑक्सीजन था। उसी तरह से 10 बाल्टी लिए, उसमें भी 2 ही हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा, तो सेम परसेंटेज है।
बस यही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश जो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितना भी अमाउंट लेंगे उसका परसेंटेज क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे जो थर्ड है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखिए इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। सेकेंड में यहाँ पे एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ही कंपाउंड है और इसका जो रेशियो होता है, एक ही टाइप के एलिमेंट, यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है। कौन कौन सा? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अब इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो ये जब भी कंबाइन हो रहा है तो यहाँ पे इसका जो रेशियो है वो हमेशा होल नंबर में ही आएगा। तो बस इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में यही कहा जाता है कि अगर मान लीजिए एक ही टाइप का एलिमेंट है, अगर उससे कोई कंपाउंड बनता है तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड होगा उसका जब रेशियो हम लोग निकालेंगे, उसका मास का रेशियो, तो क्या निकलेगा? होल नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और इसका जब रेशियो निकाले तो लगभग रेशियो 2 के आसपास आया। फिर NO2 इसका जब निकालेंगे तो 4 के आसपास, इसका जब निकालेंगे तो 1 के आसपास। तो इस सब क्या है? होल नंबर में। तो इसका रेशियो हमेशा क्या आएगा? होल नंबर में। तो बस यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। इसके बाद लास्ट आपका जो लॉ है उसका नाम है गे-लुसैक लॉ। इसमें क्या बताया जाता है, जैसे वहां पे मास कांस्टेंट था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, अब यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। तो अगर हाइड्रोजन गैस 2 वॉल्यूम लिया गया है और ऑक्सीजन गैस जो है वो 1 वॉल्यूम लिया गया है, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल का जो गैस बना वो आपका आ गया 2 वॉल्यूम। अब ये 2 वॉल्यूम कैसे आ गया? अब ये 2 वॉल्यूम कैसे आ गया? तो यहाँ पे लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट जैसा केस हो जाता है। यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है, अगर वाटर हम लोग लेंगे H2O, तो एक H2O में कितना चाहिए? 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो आपका डोमिनेट कर रहा है, जितना हाइड्रोजन होगा उसके अनुसार आपका वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 वॉल्यूम लिया गया है हाइड्रोजन गैस, इसीलिए यहाँ पे जो वाटर बना वो 2 वॉल्यूम का बना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अमोनिया है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं जिससे आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन है N2 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस है। जब ये कंबाइन होगा तो जो आपका देखिए, जब बैलेंस करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे अगर इसमें हम लोग देखेंगे एटम, तो यहाँ पे 2 एटम है नाइट्रोजन का और यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम 6 है। टोटल कितना हो गया? 8। यहाँ पे ये देखिए 2 इंटू 3, यहाँ पे 6 हो गया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ पे 2, कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे मास तो सेम है लेकिन वॉल्यूम का क्या केस है? तो वॉल्यूम कौन डिसाइड करेगा? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस,
यहाँ पे 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस जब लिया गया और 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस, तो कितना अमोनिया बना रहा है? 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। अब देखिए गेल-लुसाक लॉ में यही चीज बोला जाता है, व्हेन गैसेस कंबाइन दे कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ये गैस कंबाइन होता है। एंड दिस सिंपल नंबर आर द कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये जो सिंपल नंबर है ये आपका कोफिशिएंट से होता है। यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन के आगे जो है ये आपका कोफिशिएंट है, हाइड्रोजन के आगे वाला जो है ये आपका कोफिशिएंट है, और अमोनिया के आगे यहाँ पे जो है वो आपका कोफिशिएंट है। तो इस जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ, या यहाँ पे वॉल्यूम का केस है तो यहाँ पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लिखेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो ये लिख सकते हैं। इसके बदला में एक और लिख सकते हैं कि 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो ये भी लिख सकते हैं हम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा गेल-लुसाक लॉ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक आपका है, ये भी तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पढ़ना है आपको प्रिसाइज और एक्यूरेसी। जो प्रिसीजन होता है जिसको बोलते हैं प्रिसाइज, और जो एक्यूरेसी होता है एक्यूरेसी। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए हमको मिड पॉइंट पे कोई मान लो एरो टाइप से है, तो उसको अगर मिड पॉइंट पे हमें फेंकना है, तो यहाँ पे देखिए यदि मिड पॉइंट पे सारा जितना बार हम फेंके अगर मिड पॉइंट पे ही आ गया तो इसको बोलेंगे हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। लेकिन अगर हम मिड पॉइंट पे फेंकना चाह रहे थे लेकिन कहाँ आ गया? यहाँ पे, और जितना भी फेंके यहीं पे आ गया, तो इसको बोलेंगे लो एक्यूरेसी। क्योंकि अगर मिड पॉइंट पे फेंकना चाह रहे हैं और मिड पॉइंट पे ही आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूरेसी। मिड पॉइंट पे फेंकना चाह रहे हैं और वहीं पे आएगा तब हम लोग बोलेंगे एक्यूरेसी। और प्रिसीजन कहने का मतलब है कि जितना भी फेंके वो एक ही जगह पे चला गया। तो अगर किनारे यहाँ पे फेंका रहा है तो सारा के सारा अगर यहीं पे आ जाता है तो इसको बोलते हैं प्रिसीजन। तो यहाँ पे हाई प्रिसीजन हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लो एक्यूरेसी है लेकिन हाई प्रिसीजन। अब हम लोग फेंके और अलग अलग बहुत दूर दूर चला गया, तो यहाँ पे देखिए हाई एक्यूरेसी क्योंकि ये सेंटर के आसपास है, लेकिन लो प्रिसीजन क्योंकि सब दूर दूर है। अब यहाँ पे देखिए सब दूर दूर है, कोई सेंटर के आसपास नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया? लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है साइंटिफिक फिगर। तो आज हम इसे खत्म करके ही आगे, तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं साइंटिफिक फिगर। हो सकता है 5 मिनट और लगे। तो देखिए साइंटिफिक फिगर को अगर हमें बनाना है तो सबसे सिंपल आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में अलग तरीका से है और आप भूल जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि नंबर है 1, यहाँ पे है 1034, यहाँ पे है 10.000, यहाँ पे इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं 10.003। तो यहाँ पे अलग अलग नंबर आपको दिख रहा है। यहाँ पे 0.0040030। हम अपने से अलग अलग नंबर को ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे 453000 और एक और नंबर ले लेते हैं 453, और एक लास्ट नंबर ले लेते हैं 4.5 × 10⁻³ अब यहाँ पे देखिए इतना सारा है,
अब साइंटिफिक फिगर क्या बताता है? साइंस में जो नंबर होता है कौन सिग्निफिकेंट है, मतलब कौन वैल्यू लायक है। तो यहाँ पे देखिए वन का साइंटिफिक फिगर, ये हम बता रहे हैं साइंटिफिक फिगर। तो वन का यहाँ पे साइंटिफिक फिगर जो होगा वो वन ही होगा, मतलब वैल्यू। तो इसका वन का वैल्यू यहाँ पे वन ही है, 1034। इसका यहाँ पे जो वैल्यू होगा तो यहाँ पे 1234, यहाँ पे 4 होगा वैल्यू। यहाँ पे 10.00000 है। तो इसका जब साइंटिफिक फिगर लिखेंगे तो इसका जो यहाँ पे अगर कोई नंबर है तो इसके पीछे डेसिमल के बाद कोई भी अगर जीरो है चाहे नंबर है वो सब आपका साइंटिफिक फिगर कहलाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीरो है, तो अगर आगे जीरो रहेगा डेसिमल से तो यहाँ पे जहाँ पे नंबर होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इसका कितना आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे भी आगे जीरो है तो इधर नहीं कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4, तो इसका कितना आ गया 4। अब यहाँ पे ये टोटल नंबर है, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है तो यहीं से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे जो पीछे साइड यहाँ पे 0 0 है इसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है तो इसे हम नहीं मानेंगे, यहाँ पे इससे मानेंगे 4। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पे 4.5 है, तो ये 10 के पावर जो ऊपर रहता है उसको हम लोग नहीं मानते हैं, इसी को मानते हैं 4.5। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो ये आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहा होगा समझने में, तो एक बार हम फिर से यहाँ पे बना लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे देखिए 357 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 51015 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 5। इसको जूम कर लेते हैं और इसके आगे जो है 0.007, तो इसका यहाँ पे 1 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे 5050, तो इसका हो जाएगा 4। यहाँ पे 6.8 है तो इसका कितना होगा 2। यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 5। यहाँ पे हो जाएगा 15.0 है, तो अगर नंबर के पीछे अगर 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे तो 3 और 2, यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे आपका 1 होगा और यहाँ पे 0 है, तो 0 क्या है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो यहाँ पे 0 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे तो 1, अब यहाँ पे 1 के पीछे यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा आगे वाला जो है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे डेसिमल के पीछे यहाँ पे 0 है तो इसको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डेसिमल आगे है, अभी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो आज बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।